जय भीम साथियों। आज की इस वीडियो में बाबा साहब की जीवनी के इस हिस्से में हम जानेंगे कि किस तरह से बाबा साहब भारत के अछूतों के बैरिस्टर अंबेडकर बनकर प्रसिद्ध हुए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी उम्मीद है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुजन समाज में तथा बाबा साहब को मानने वालों के पास इस वीडियो को शेयर करें। अप्रैल 1923 में डॉक्टर अंबेडकर जर्मनी से भारत लौट आए। जर्मनी में पूरे दिन अध्ययन न कर सकने का कारण डॉक्टर अंबेडकर को बिना डिग्री खाली हाथ लौटना पड़ा। जब डॉक्टर अंबेडकर जर्मनी से लौटकर वापस आए तब उनके पास केवल 18 पाउंड थे, जिन्हें बुनाकर उन्हें 255 रुपये मिल गए। ये रुपये उन्होंने अपनी पत्नी माँ को दे दिए। माने उस वक्त रुपयों को गिन कर अपने पास रख लिया, ऐसी थी उनकी निर्धनता। जब डॉक्टर अंबेडकर भारत से गए थे तब भी अछूतों की दशा शोचनीय थी, और जब वे इस बार लौट कर आए तब तो अछूत अवनति के सबसे निचले गड्ढे में गिर गए थे। यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि अछूतों को दया दिखाकर मारने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे थे। भारत की इस बहुत बड़ी संस्था अछूतों को मूर्ख बनाने का प्रयत्न कर रही थी। सन 1911 में ही जब सरकारी कानून बनने को हुआ तब भारत में बहुत बड़ा आंदोलन मचा था। मुसलमानों में भी तहलका मचा था और अछूत भी सचेत हो गए थे। कांग्रेस के एक राष्ट्रपति सर नारायण चंदा बोरकर अछूत से मिलने और उनकी एक सभा करके उसमें यह प्रस्ताव पास करवाया कि अछूत कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त योजना का समर्थन करते हैं। एक सप्ताह बाद ही बापूजी बागड़े की अध्यक्षता में अछूतों ने एक सभा स्वयं की और उसमें भारतीय विधान के लिए कांग्रेस और लीग की संयुक्त योजना का बहिष्कार किया। भारत के लिए जो कानून सन 1919 में बना, यद्यपि उसमें अछूतों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था, तथापि यह तो निश्चित हो चुका था कि अछूत भी भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यही कारण था कि कांग्रेस तभी से अछूतों को मिलाने के लिए अछूतों में अपनी सहानुभूति का ढिंढोरा पिटवा रही थी। बैरिस्टर अंबेडकर कांग्रेस की नीति को समझ गए और इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अब किसी यूनिवर्सिटी में या किसी अन्य पद पर नौकरी नहीं करेंगे। यदि कहीं नौकरी करते तो उन्हें अछूतों की सेवा करने का अवसर ही न प्राप्त होता। अतः उन्होंने यह बेहतर समझा कि अब बैरिस्ट्री ही करना चाहिए। बैरिस्टर अंबेडकर को यह शक था कि बड़े वकील कहीं ऐसा प्रचार न कर दे कि इन नए बैरिस्टर साहब को कोई मुकदमा बाज पूछे ही नहीं, और ऐसा ही हुआ। प्रारंभ में जब बैरिस्टर अंबेडकर ने अपनी वकालत शुरू की तब उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिला। मुद्दा मिलना तो दूर रहा, कचहरी में उन्हें बैठने तक के लिए कोई कुर्सी भी नहीं मिलती थी। मिस्टर जिनवाला की कोशिश से उन्हें बैठने के लिए कचहरी में बहुत मुश्किलों से जगह मिल सकी थी। इसके भी कारण थे। एक तो यह कि बैरिस्टर अंबेडकर नए वकील थे, दूसरी बात यह थी कि वे अछूत थे, तीसरी बात यह थी कि बैरिस्टर अंबेडकर का कोई प्रचार करने वाला भी नहीं था। ये कुछ ऐसे ही कारण थे जिनकी वजह से बैरिस्टर अंबेडकर की गरीबी में आटा गीला होने लगा। हमें यह नहीं भूलना जानना चाहिए कि उन दिनों बैरिस्टर अंबेडकर डेवलपमेंट बोर्ड की उसी चार में रहते थे जिसमें सिडेनम कॉलेज के प्रोफेसर रहते समय रहा करते थे। डॉक्टर साहब का यह गर्वपूर्वक कहना कि चाल में रहने के कारण हजारों मजदूरों से अच्छी तरह परिचित थे, यह बात सही भी है। आज भी उनके बहुत से अनुयायियों का उनसे स्वयं परिचय है। इन्हीं दिनों डॉक्टर अंबेडकर जो रुपये जर्मनी से बचा कर लाए थे वे भी खत्म हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर कर्ज भी नहीं लेना चाहते थे। जब एक दिन बैरिस्टर अंबेडकर को केवल पानी पीकर ही रहना पड़ा और उनके बच्चे यशवंत को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो तब उनका कर्ज न लेने का विचार खत्म हो गया। बैरिस्टर अंबेडकर स्वयं और उनकी पत्नी माँ बड़े ही स्वाभिमानी थे। वे अपने पड़ोसियों से उधार लेना अच्छा नहीं समझते थे। अतः लाचार होकर बैरिस्टर अंबेडकर को फिर उसी मारवाड़ी से कर्ज लेना पड़ा। बैरिस्टर अंबेडकर हाई कोर्ट जाते और फिर बिना कोई मुकदमा लड़े ही घर वापस चले आया करते। यद्यपि ऐसा वातावरण बहुत दिनों तक रहा, तथापि बैरिस्टर अंबेडकर ने अपना साहस नहीं त्यागा। वे हिम्मत कैसे हार सकते थे? वे थे तो भीम ही ना।
संध्या का समय था और बैरिस्टर अम्बेडकर अपने चॉल में बैठे कानून की कोई किताब ढूंढ रहे थे। बालक रोशन चॉल के बाहर खेल रहा था। एक ताका हुआ आदमी बैरिस्टर अम्बेडकर के कमरे के पास आया और यशवंत से ही उनका पता पूछने लगा। बैरिस्टर अम्बेडकर के पुत्र यशवंत राव ने जाकर यह सूचना बैरिस्टर साहब को दी। यह सुनते ही उनसे कोई आदमी मिलने आया है, वह घर के बाहर निकल पड़े। प्राय बैरिस्टर साहब से सलाह लेने के लिए उनके पड़ोसी कूली, कबाड़ी और मील मजदूर उनके पास आया करते थे। उन्होंने समझा कि कोई पड़ोसी ही मिलने आया है, किंतु जब वे बाहर निकले तब उन्हें मालूम हुआ कि कोई अपरिचित व्यक्ति उनसे मिलने आया है। बैरिस्टर अम्बेडकर उस अजनबी को अपने घर में ले गए जिसमें किताबों से बंधे हुए बहुत से गट्ठर थे। यह अजनबी भी सताया हुआ आदमी था। उसका एक कत्ल का मुकदमा था। कचहरी और सेशन से भी मुकदमे में फांसी की सजा बहाल रखी गई थी। वह हाई कोर्ट में अपील करना चाहता था। बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करने वाले जितने भी वकील और बैरिस्टर थे, सबके पास वह आदमी जाकर निराश होकर लौट आया था। सभी बैरिस्टरों और वकीलों ने मुकदमे में कोई भी जीत के चिन्ह न होने के कारण इस आदमी का मुकदमा लेने से इनकार कर दिया था। जिसके पास यह आदमी आखिर में गया, उसने कहा कि अगर तुम्हारा मुकदमा कोई ले सकता है तो वह है अम्बेडकर, जो रेल में डेवलपमेंट बोर्ड की चौल में रहते हैं। और तभी यह मुद्दा भी बैरिस्टर अम्बेडकर के पास आया था। बैरिस्टर अम्बेडकर अपने प्रथम मुद्दे को देखकर पहले तो बड़े ही खुश हुए, किंतु बाद में जब उन्हें मुकदमे के खोखलेपन का पता चला तब तो बैरिस्टर साहब का दिल बैठने लगा और वे चौकी में ही डूबने लगे। बैरिस्टर अम्बेडकर हिम्मत हारने वाले जीव नहीं थे। उन्होंने सोचा कि इतने दिनों बाद जब पहला मुकदमा लड़ने के लिए अवसर भी प्राप्त हुआ, तब भी ऐसा मुकदमा जिसमें हार जाने की ही अधिक लक्षण है, किंतु अगर वे ऐसे मुकदमे की पाठ देखते हैं जिसमें जीतने का मौका हो, तब ऐसा मुकदमा तो उनके पास कभी आएगा ही नहीं। इन बातों को सोचकर ही बैरिस्टर अम्बेडकर ने भविष्य के चैलेंज को स्वीकार किया और उस आदमी से उसकी ओर से मुकदमा लड़ने का विचार भी प्रकट कर दिया। इस छोटी सी घटना से भारत के अछूतों का भाग्य भी बंधा हुआ था। जब बैरिस्टर अम्बेडकर ने मुकदमा लड़ने की स्वीकृति दे दी, तब उस आदमी को कुछ शांति मिली, किंतु इसके ठीक विपरीत बैरिस्टर अम्बेडकर की चिंता का पहाड़ अधिक बड़ा हो गया। उसी रात को बैरिस्टर साहब कानून की तमाम किताबें उलटते पलटते रहे। दिन में भी वे गट्ठरों में बंधी हुई किताबों को खोलकर उनका अध्ययन करते। वह आदमी रोज ही उनके पास आया करता। जब वह बैरिस्टर साहब के पास आता तब तो उसे कुछ शांति मिलती। इसके विपरीत जब वह आता तब बैरिस्टर साहब की चिंता और बढ़ जाती। एक दिन मुकदमे की तारीख आ ही गई। दूसरे बैरिस्टर ने पहले से ही सुन रखा था कि नए बैरिस्टर अम्बेडकर ने ही उस हत्याकांड वाले मुकदमे को अपने हाथों में लिया था। इसलिए अब जब मुकदमा शुरू हुआ तब बहुत से पुराने घाघ बैरिस्टर पैरवी सुनने के लिए आए। जब नए बैरिस्टर ने पैरवी करनी शुरू की तब कचहरी में बिल्कुल शांति थी। बैरिस्टर अम्बेडकर की आवाज़ ही शांति भंग कर रही थी। पैरवी कई पेशी तक होती रही और अंत में इस मुकदमे को जिस बम्बई के सभी बैरिस्टरों ने लेने से इनकार कर दिया था, बैरिस्टर अम्बेडकर ने जीत लिया। सभी घाघ बैरिस्टर अम्बेडकर का मुंह ही देखते रह गए। इस तरह बैरिस्टर अम्बेडकर की बैरिस्टरी शुरू हुई। धीरे धीरे बैरिस्टर अम्बेडकर की बम्बई में धूम मच गई। अब उनके पास मुकदमे आने लगे। इनके पास अधिकतर वे ही मुकदमे आते जिसमें जीतने के बहुत कम लक्षण रहते। यह कोई नई बात नहीं थी। कोई भी नया वकील या बैरिस्टर जब अपनी वकालत शुरू करता है तब शुरू में उससे तकलीफ उठानी ही पड़ती है। कभी कभी तो महीनों बीत जाते हैं, मुकदमा आता ही नहीं। यदि इन लक्षणों को देखकर बैरिस्टर या वकील अपना साथ छोड़ बैठे तब तो कोई वकील ही नहीं हो सकता। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहला मुकदमा जीता तब जिस चाल में वे रहते थे उसमें रहने वाले मील के मजदूर बहुत ही खुश हुए और थोड़े ही दिनों में उनकी इस योग्यता की चर्चा बम्बई के कोने कोने में फैल गई। बैरिस्टरी करने का उद्देश्य अछूतों की सेवा करना था। अतः डॉक्टर अम्बेडकर बैरिस्टर ने अछूतों के साथ मिलकर धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू किया। इनके इस कार्य का पहला कदम परेल में ही उठा। डॉक्टर अम्बेडकर को आज भी अपनी पहली सभा की बात अच्छी तरह याद है। 1923 में जब वे इंग्लैंड में से बैरिस्टर होकर लौटे तब उन्होंने अछूतों की सबसे पहली सभा में मुंबई में अपना भाषण दिया। केवल सभा के इंतजाम करने वालों को छोड़कर
और कोई श्रोता सभा में मौजूद नहीं था। कुछ आदमी दरवाजे के पास बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और कुछ एक कोने में बैठकर किस्सा कह रहे थे। इस सभा की तुलना जब हम आज की सभाओं से करते हैं तब हमें एक महान अंतर दिखाई पड़ता है। इस सभा के छोटे होने की तनिक भी परवाह न करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर आगे बढ़े। वहां पर अत्यंत संघ की स्थापना की गई। इस संघ का उद्देश्य अछूतों की सब प्रकार से सेवा करना था। संघ चंदा करता और उसी चंदे के द्वारा अछूत बालकों को वजीफा देकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। हमें यह नहीं भूलना जाना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुओं का कोई चंदा स्वीकार नहीं करते थे। जो कुछ भी चंदा आता वह अछूतों का ही होता था। संघ की ओर से कुछ वाचनालय, स्कूल और हॉस्टल भी खोले गए। इन्हीं दिनों उन्हें अपने प्रिय साप्ताहिक पत्र मूकनायक की भी याद आई। 1923 में डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक दूसरा साप्ताहिक पत्र मराठी भाषा में निकाला। इसका भी वे स्वयं संपादन करते। कुछ दिनों बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत का नाम बदलकर केवल जनता कर दिया। कुछ लोग डॉक्टर अम्बेडकर पर यह आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल अछूतों का ही भला चाहते थे और वे जनता का कोई भला नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए बहिष्कृत भारत का नाम बदलकर केवल जनता रखना एक मुंहतोड़ जवाब है। 1923 में ही डॉक्टर साहब बम्बई काउंसिल के सदस्य निर्वाचित किए गए। जो जो समय बीतता गया अंत्योदय संघ की शाखाएं समस्त बम्बई प्रांत में स्थापित हो गई। थोड़े ही दिनों बाद इस संघ की शाखाएं मध्य प्रांत और मद्रास में भी खुल गई। उन्हीं दिनों संयुक्त प्रांत में अच्युतानंद जी ने भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। एक दिन संयुक्त प्रांत में भी डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चा हुई। कुछ लोग कह रहे थे कि बम्बई में एक अछूत बैरिस्टर है जिसका नाम अम्बेडकर है और वह अछूतों का बहुत बड़ा शुभचिंतक है। कुछ दिनों बाद यह लहर पंजाब और बंगाल की ओर भी बढ़ी। पंजाब में भी संयुक्त प्रांत की तरह बाबू मंगूराम, जो स्वामी अच्युतानंद के ही साथी थे, उन्होंने आदि धर्मी मंडल पहले से कायम कर रखा था। बंगाल में भी आदि हिंदू आंदोलन संयुक्त प्रांत से ही पहुंचा था। कहने का तात्पर्य है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूतों की बागडोर अपने हाथों में ले ली तब भारत के अछूत सचेत हो रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों के नेता ने उनके बीच पहुंचते ही उनको इस प्रकार जगा दिया कि आज भारत के समस्त अछूत के जरा सा कहने पर अपना प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हीं दिनों सीपी, मद्रास और बम्बई प्रांत का दौरा किया। एक बार उन्हें मालाबार के अछूतों की दुर्दशा का समाचार मिला। डॉक्टर अम्बेडकर मालाबार के लिए चल पड़े। जब वे मालाबार पहुंचे तब पर्यायों से मिलना शुरू किया। मालाबार के ब्राह्मण बड़े ही कट्टर होते हैं। वे इतने ज्यादा कट्टर होते हैं कि गोद लेते समय पति पत्नी अलग अलग गोद लेते हैं। संसार में भी सभी जगह पति और पत्नी मिलकर एक परिवार बनाते हैं, किंतु मालाबार के ब्राह्मणों का तो कुछ ढंग ही निराला है। जो ब्राह्मण अपनी पत्नी का विश्वास नहीं करता वही ब्राह्मण गैर ब्राह्मण का भला किस प्रकार विश्वास कर सकता है। मालाबार में रहने वाले ब्राह्मण अछूतों के मकान को गोबरोरी कहते हैं। वहां पर कोई भी परिहाय अपना मकान ऊंचा नहीं बना सकता। यही नहीं, इन ब्राह्मणों ने अछूतों के सम्मान को इतना अधिक कुचल दिया था कि जब इन परिहायों को कुछ खाने के लिए न मिलता तब ये मरे जानवर उठा लाते और उसी को खाते। धीरे धीरे करके उनके अंदर यह प्रथा हो गई कि जब कहीं पर कोई जानवर मरता तब उसे गीदड़ आदि जानवर खाते रहते, तो उन जानवरों को भी भगाकर वे मांस का लोथड़ा उठा लाते और उसे साफ करने के बाद अपने घरों के आगे लटका देते। उसमें कुछ ऐसा मसाला लगा देते कि वह अधिक दिनों तक चलता। ये परिहाय इस प्रकार के गोश्त को इतने आदी हो गए थे कि चाहे गए हो या सुअर, भैंस हो या बकरी, किसी को भी नहीं छोड़ते थे। परिहायों की इतनी गिरती हालत देखकर डॉक्टर अम्बेडकर ने यह निश्चय किया कि वे अब भारत के दक्षिणी अंत से ही अछूतों की सेवा का काम शुरू करेंगे। जब डॉक्टर अम्बेडकर मालाबार में पहुंचे तब अछूतों की एक सभा हुई। सभा में काफी तादाद में परिहाय आए थे। सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने उनसे मरे हुए जानवरों के गोश्त को न खाने के लिए कहा। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि मरे हुए जानवरों का गोश्त खाना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर मालाबार में घूम घूम कर ऐसा ही प्रचार करने लगे, किंतु दुख के साथ यह स्वीकार करना
लगता है कि इतने दिन तक प्रचार करते रहने के बाद भी पर्यायों ने अपनी कोई तरक्की नहीं की। जिस प्रकार पहले से मरे हुए जानवरों को गोश्त खाया करते थे, उसी प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर के प्रचार करने के बाद भी मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते रहे। यह देखकर डॉक्टर साहब को बड़ा दुख हुआ। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अब आदमियों की सभा नहीं करेंगे। इसके स्थान पर उन्होंने यह ऐलान करवाया कि सभा में कोई भी आदमी ना आवे, सभा में केवल औरतों और बच्चे ही आवे। अगर आदमी भी उनकी सभा में आना चाहते हैं तो वे सभा में नहीं बल्कि सभा से दूर ही अलग बैठकर सभा की कार्रवाई को देख सकते हैं। सभा का इंतजाम किया गया। उस सभा में काफी औरतें आई। डॉक्टर अम्बेडकर ने भाषण देते हुए कहा, तुम्हारे ही गांव में रहने वाला ब्राह्मण चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो, अपने लड़के को स्कूल में पढ़ने को जरूर ही भेजेगा। स्कूल में भेजने के बाद ब्राह्मण अपने बच्चों को कॉलेज में और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भेजता है। कुछ दिनों बाद यही गरीब ब्राह्मण का लड़का डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। तुम भी ऐसे आदर्श के लिए क्यों लालायित नहीं होते? तुम्हारे भाई बिरादरों में जो आज तक कोई डिप्टी कलेक्टर क्यों नहीं हुआ? तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए क्यों नहीं उत्साहित होते? क्या तुम यही चाहते हो कि जिस प्रकार तुम मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते हो, उसी तरह तुम्हारे बच्चे भी मरे हुए जानवरों का गोश्त खाएं? थोड़े ही दिनों बाद जब तुम मर जाओगे, तब तक तुम्हारे बच्चे कहीं मेज साफ करेंगे और कहीं जूठन उठाएंगे। तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे कि तुम्हारे ही बच्चों का जूठन कोई दूसरा उठाए? यह सभा रात को 10 बजे शुरू हुई थी। सुबह 4 बजे तक डॉक्टर अम्बेडकर भाषण देते रहे। पर्यायों में जो सबसे बुरा कायदा था कि स्त्रियां अपनी जांघ के कुछ ही हिस्से को ढकती थी और शरीर का अंग नंगा रहता था, इस बात की ओर भी डॉक्टर साहब का विशेष ध्यान गया। उन्होंने कहा, इस प्रकार से कपड़ा पहनकर तुम अपने सतीत्व की रक्षा नहीं कर सकती। आखिर में जब 4 बजे सुबह सभा समाप्त हुई, तब डॉक्टर साहब ने यह कहा कि मैं अपना भाषण केवल तभी सफल मानूंगा जब तुम मेरे पास परिवर्तित होकर आओ। पहली बात जो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि वह यह है कि तुम अपना कपड़ा पहनने का तरीका बदल दो। तुम में से सभी अपने घुटने से बहुत ऊपर तक कपड़े पहनने हो, बाकी नंगा। अब तुमको अपनी एड़ी तक कपड़े पहनने चाहिए, जिससे सतीत्व की रक्षा होगी। इस जगह पर मैं केवल कल सुबह 8 बजे तक हूँ। अगर तुम में से कोई मुझसे मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह बहुत सी औरतें डॉक्टर साहब को फूल चढ़ाने के लिए आई। उस दिन उनका कपड़ा पहनने का ढंग बदल चुका था। यह देखकर डॉक्टर साहब बहुत प्रसन्न हुए। करीब 5 महीने तक लगातार डॉक्टर साहब मालाबार में दौरा करते रहे। इस छोटे से काल में डॉक्टर साहब ने मालाबार के अछूतों की नई जान फूंक दी। अब वे अपने बच्चे को भी स्कूल में भेजने लगे। आज मालाबार में अछूतों में कई डिप्टी कलेक्टर हैं। यहाँ डॉक्टर साहब के ही उद्योग का परिणाम है। हर तरह डॉक्टर अम्बेडकर को जब बैरिस्टरी से फुर्सत मिलती, अछूतों की सभाओं में जाने लगे। अछूतों के प्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई, जिसे आजकल डायरेक्ट एक्शन कहते हैं, को नेतृत्व करने का महान अवसर डॉक्टर साहब को महार सत्याग्रह में प्राप्त हुआ। महार सत्याग्रह क्या था और विद्रोही अम्बेडकर इस सत्याग्रह में क्या कर रहे थे, यही हम अगले हिस्से में जानेंगे। तब तक के लिए जय भीम साथियों।